नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारी ज्ञान की बातों से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है पीएफ और ईएसआई से संबंधित। पीएफ और ईएसआई, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ और ईएसआई अपने एम्प्लॉय पर लागू करना चाहते हैं, तो आप स्वयं घर बैठे उस पीएफ और ईएसआई को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और ये पीएफ और ईएसआई होता क्या है, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। एक नई सीरीज की शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे जिसमें कि लोग पूछ रहे थे कि पीएफ और ईएसआई पर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं। बस आपको जानकारी चाहिए और आप खुद घर बैठे आप इन चीज़ों को अपने से कर सकते हैं। तो आइए मैं इससे रिलेटेड वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये ईएसआईसी और ईपीएफ है क्या। इसके लिए हमें इसके डिटेल्स पे थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ईपीएफ से। जैसा कि इसका फुल फॉर्म हम जानते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। आप अपने संस्था या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, पार्टनरशिप है, तो आप किसी भी संस्था में अपने जो आपके वर्कर हैं, जो स्टाफ हैं, उनसे रिलेटेड ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, जो भविष्य निधि जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। और ये चीज़ आने वाले समय में स्टाफ के बहुत काम आता है और उनके कष्ट वाले दिनों में या उनके आफत वाले दिनों में वो इनसे लोन भी निकाल कर अपना काम निकाल सकते हैं। और अगर लोन नहीं भी निकालते हैं तो रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन स्कीम का भी इसमें प्रावधान रहता है। जैसे सरकारी नौकरी में पेंशन मिलता है, उस प्रकार से प्राइवेट नौकरी के स्टाफ के लिए भी भारत सरकार ने ये स्कीम बनाया हुआ है जिसमें कि प्राइवेट एम्प्लॉय को भी पेंशन मिल सके। तो थोड़ी जानकारी ईपीएफ के बारे में मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ईपीएफ जो होता है वो कंपलसरी है। अगर आपके पास कोई ऐसा संस्थान है, कोई दुकान है या कोई आप काम करते हैं जिसमें कम से कम 20 एम्प्लॉय या 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा आपके पास स्टाफ हैं, तो आपके उस यूनिट पे, आपके उस एंटिटी पे या आपके उस प्रोप्राइटरशिप फर्म पे ईपीएफ लागू है। वो एक मैंडेटरी चीज़ है। अगर आप 20 से नीचे एम्प्लॉय आपके पास है तब वैसे केस में आप वॉलेंट्री उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तब वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर 20 या 20 से ऊपर आपके पास एम्प्लॉय है तो एज़ पर ईपीएफ एक्ट आपको ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इस ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन के लिए टोटल 24% का कंट्रीब्यूशन ईपीएफ के प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट किया जाता है। उस 24% में 12% मालिक के तरफ से यानी एम्प्लॉयर के तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाता है और 12% जो बचा वो स्टाफ की सैलरी से कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 24% का ये एक फंड जो ईपीएफ में डिपॉजिट होता है और गवर्नमेंट इस ईपीएफ फंड पे एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रदान करती है और ये एक डिपॉजिट होता है और इस फंड को जब भी विड्रॉ किया जाएगा तो स्टाफ के अकाउंट में ही वो जाएगा। ये किसी भी सूरत में मालिक के अकाउंट में नहीं जा पाएगा। जब भी इसे निकालने की बात होगी तो स्टाफ ही निकाल सकता है यानी एम्प्लॉय निकाल सकता है।
इसमें एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ईपीएफ का जो रूल है उस रूल के अनुसार इसमें मैक्सिमम जो सैलरी होता है वो 15,000 का होता है। 15,000 की सैलरी से ऊपर का अगर सैलरी होल्डर आपके शॉप में या आपके यूनिट में काम करता है तो वो ईपीएफ के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप वैसे स्टाफ का ही लिस्टिंग कर सकते हैं जिसकी सैलरी अधिकतम 15,000 है और उनको ही ये बेनिफिट मिलता है। आप देखिए इसमें दो प्रकार का बेसिकली फंड होता है जिसमें कि कंट्रीब्यूशन किया जाता है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के द्वारा जो 12% अभी मैंने आपको बताया, तो ये टोटल जो 24% फंड होता है, ये 24% दो प्रकार के अलग अलग सेक्शन में डिपॉजिट किया जाता है। जिसमें पहला सेक्शन होता है ईपीएफ जिसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कहते हैं, और दूसरा सेक्शन होता है ईपीएस जिसे एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत डिपॉजिट हम लोग करते हैं। जब स्टाफ का रिटायरमेंट का शेड्यूल होता है, जो वो रिटायर कर रहे होते हैं, तो एक पेंशन स्कीम के तहत उनको मंथली पेंशन का भी प्रावधान भारत सरकार ने कर रखा है जिसमें ये डिपॉजिट होता है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ईपीएफ जो मंथली कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम किस प्रकार से बाइफरकेट कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो डिपॉजिट करते हैं वो कैसे डिपॉजिट होता है या क्या उसका परसेंटेज होता है, वो एक एग्जाम्पल देकर मैंने समझाने का आपको कोशिश किया है। कि सपोज कीजिए कि एक स्टाफ की मंथली सैलरी 10,000 रुपया है, तो अगर ये 10,000 रुपया है तो वैसे केस में 12% एम्प्लॉय के सैलरी से वो कटेगा और 12% एम्प्लॉयर के द्वारा भी उसके ऊपर से डिपॉजिट किया जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय 12% अपना जो उसकी सैलरी से ऐड ऑन होता है तो वो किस स्कीम में डिपॉजिट होता है। तो आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ईपीएस और ईपीएफ यानी पेंशन स्कीम और प्रोविडेंट फंड में दो प्रकार का सेक्शन है जिसमें डिपॉजिट होता है। तो एम्प्लॉय यानी स्टाफ के सैलरी द्वारा डिपॉजिट किया हुआ 12% पूरी तरह प्रोविडेंट फंड में ही वो डिपॉजिट होता है, फुल अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है। जबकि एम्प्लॉयर यानी जो मालिक होता है उस यूनिट का, उस संस्था का, उसके द्वारा डिपॉजिट किए गए 12% का जो स्लैब है वो दो अलग अलग सेक्शन में डिपॉजिट किया जाता है, जिसमें 8.33% जो उस 12% का 8.33% है वो पेंशन स्कीम में डिपॉजिट होता है। जबकि उस 12% में रेस्ट जो 3.67% बचता है वो प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट होता है। तो यानी अगर इससे हम एग्जाम्पल के रूप में लें कि सपोज करें कि किसी स्टाफ की सैलरी 10,000 रुपया है, तो स्टाफ को अपनी सैलरी से 1,200 रुपया यानी कि 10,000 रुपया का 12% 1,200 रुपया हुआ, वो उसे देना होगा एम्प्लॉय को डिपॉजिट करने के लिए। तो यानी 1,200 रुपया वो कंट्रीब्यूट करेगा, और वहीं एम्प्लॉयर भी 10,000 का 12% यानी 1,200 रुपया देगा, लेकिन उसका 1,200 रुपया का 833 रुपया 8.33% पेंशन स्कीम में जाएगा और 10,000 रुपया का 3.67% वो प्रोविडेंट फंड में जाएगा। जबकि स्टाफ के द्वारा दिया हुआ 1,200 रुपया पूरी की पूरी तरह प्रोविडेंट फंड में चला जाएगा। यानी ये 1,200 रुपया और प्लस 367 रुपया, ये अगर आप जोड़ेंगे तो 1,567 रुपया हो जाता है। ये 1,567 रुपया उसके प्रोविडेंट फंड में जाएगा और 833 रुपया पेंशन स्कीम में जाएगा। ये एक रफ आइडिया है, हो सकता है कि आपके केस में स्टाफ की सैलरी कुछ और हो, तो उसका जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज इसी आधार पर कैलकुलेट होकर मंथली डिपॉजिट किया जाता है।
अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको एक स्टाफ के लिए बताया, ये आपका सैकड़ों स्टाफ हो सकता है, 20 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, कई बार 20 से कम भी हो जाता है धीरे धीरे, तो आप उसको भी कर सकते हैं। बेसिक सैलरी पर ये लागू होता है। और इसमें जो आपका ईपीएफ का जो डिपॉजिट रहता है, जो इस माह का, सपोज करें कि ये माह हमारा जनवरी का चल रहा है, तो जनवरी का जो ईपीएफ का पेमेंट होता है उसको आप फरवरी के 15 तारीख तक डिपॉजिट आपको हर हालत में कर देना होता है। अदरवाइज आपका एक पेनाल्टी भी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो किसी भी माह में, सपोज कीजिए अगर ये महीना अप्रैल का है, तो अप्रैल के जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन आपको मई माह में हर हालत में 15 तारीख तक डिपॉजिट कर देना रहता है। बिल्कुल जीएसटी के तरीका से, जैसे जीएसटी में डिपॉजिट अगले माह में हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से इसका भी एक ड्यू डेट है और उस ड्यू डेट में हमें इसे हर हालत में डिपॉजिट करना रहता है। ये जिम्मेवारी एम्प्लॉयर की होती है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, दोनों कंट्रीब्यूशन को जोड़कर जो एक अमाउंट बनता है प्रत्येक स्टाफ का, तो वो टोटल जोड़कर और उसे ईपीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। अब कैश डिपॉजिट का स्कीम ख़त्म हो चुका है, तो अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है और ऑनलाइन ही आपको इसे ट्रांसफ़र करना होता है और डिपॉजिट करना होता है। तो ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया प्रोविडेंट फंड के बारे में। और जैसा कि हम लोग शुरू से इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, ईपीएफ और ईएसआई, तो ईपीएफ और ईएसआई दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ईपीएफ के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग ईएसआई पर आते हैं। ईएसआई क्या है? ईएसआई का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम। ईएसआई बेसिकली एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस है जो प्राइवेट सेक्टर के स्टाफ के लिए, इनफैक्ट ये गवर्नमेंट सेक्टर के स्टाफ पर भी लागू होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के स्टाफ पर भी ये स्कीम लागू होता है। और ये स्कीम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के स्टाफ के जीवन में बहुत काम आता है। कभी भी उस स्टाफ की अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है या छोटी मोटी चोटें लगती हैं या तबीयत खराब होता है, तो ईएसआई के पूरे भारतवर्ष में अपने अस्पताल हैं। आप देखेंगे अपने एरिया में भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ईएसआई का हॉस्पिटल मिल जाएगा जहां आप मुफ्त जा कर के इलाज करा सकते हैं। अपने और अपने डिपेंडेंट जो आपके परिवार के फैमिली के मेंबर्स है, आपकी पत्नी या आपके पति या आपके नाबालिग बच्चे, उन लोगों का भी आप यहाँ पर इलाज करा सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे स्कीम्स हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर एम्प्लॉय जो काम कर रहा होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें उसके टोटल सैलरी का 90% तक जो है सो उसको पर मंथ उनके जो उनके डिपेंडेंट होते हैं उनको देने का भी प्रावधान होता है। तो ये एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस है जो आप बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप जो है सो इन चीज़ों को अवेल करते हैं और समय समय इसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि ये ईएसआई किस प्रकार की संस्था पर लागू होता है। तो बिल्कुल ईपीएफ की तरह ही है, लेकिन ये ईएसआई वैसे यूनिट, संस्था, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपकी यूनिट है, कुछ भी, आपकी फैक्ट्री हो सकती है, आपका दुकान हो सकता है, आपका होटल हो सकता है, आपका रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है जिसमें कम से कम 10 स्टाफ या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय अगर आपके काम करते हैं तो आप इंटाइटल हैं ईएसआई के अंतर्गत। और ये कंपलसरी है कि आपको ईएसआई का रजिस्ट्रेशन हर हालत में ले लेना है। इसमें जैसे आपने पीएफ में देखा कि स्टाफ की सैलरी मैक्सिमम 15,000 ही उसमें लिमिट था। 15,000 से ऊपर वाले स्टाफ पीएफ के अंतर्गत नहीं आते हैं और 15,000 या 15,000 से नीचे वाले। उसी प्रकार ईएसआई का भी एक लिमिट है और इसमें मैक्सिमम
21,000 तक की सैलरी वाले स्टाफ को ही ईएसआई के अंतर्गत निबंधित किया जा सकता है और आपकी टोटल सैलरी का 4% का कंट्रीब्यूशन ईएसआई में हर महीने जमा करना होता है। ये कंट्रीब्यूशन पीएफ की तरह बिल्कुल नहीं है, यानी आधा स्टाफ को और आधा मालिक को देना रहता है। इसमें कंट्रीब्यूशन का स्लैब है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को भी हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, वीडियो को काइंडली स्किप नहीं कीजिए। अब आप देखिए कि इसमें ईएसआई का जो मंथली कंट्रीब्यूशन का स्कीम है वो स्कीम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। इसमें एम्प्लॉयर को यानी मालिक को उस 4% में 3.25% कंट्रीब्यूट करना होता है, जबकि स्टाफ को यानी एम्प्लॉय को टोटल कंट्रीब्यूशन का मात्र 0.75% ही करना होता है। तो ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 4% हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी स्टाफ की सैलरी 10,000 रुपया है तो वैसे केस में उस स्टाफ को 10,000 का 0.75% यानी सिर्फ 75 रुपया कंट्रीब्यूट करना होगा हर महीने, जबकि मालिक को उस 10,000 की सैलरी का 3.25% यानी 325 रुपया कंट्रीब्यूट करना होगा। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 400 रुपया हर महीने एक स्टाफ की सैलरी से डिपॉजिट किए जाएगा ईएसआई की मंथली की स्कीम में, और वो स्टाफ ईएसआई के सारे स्कीम को अवेल करने का अधिकारी हो जाएगा। अब यहाँ हमें एक चीज़ इसकी भी जानकारी रखनी है कि ईएसआई का जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो भी अगले माह के 15 तारीख तक हमें हर हालत में ईएसआई के साइट पर जाकर डिपॉजिट करना होगा, अदरवाइज हम उससे रिलेटेड पेनाल्टी के हकदार हो जाएंगे और हमारे ऊपर पेनाल्टी चार्ज कर दिया जाएगा। आज के डेट में ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं और ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है यानी मालिक की जिम्मेवारी है कि ये स्टाफ के पार्ट का भी कंट्रीब्यूशन और अपने पार्ट का भी कंट्रीब्यूशन दोनों जोड़कर ईएसआई की स्कीम में ये डिपॉजिट कर दिया जाना चाहिए। इसमें एक बात मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि पीएफ में उसका कंट्रीब्यूशन और उसका रिटर्न हर महीने हो जाता है, जबकि ईएसआई में आप कंट्रीब्यूशन तो हर महीने डिपॉजिट कर देते हैं लेकिन इसका रिटर्न हाफ ईयरली होता है। तो हर 6 महीना पर आपको इस ईएसआई के पिछले 6 महीना के डिटेल्स का एक रिटर्न भी फाइल करना होता है, जिसका डेट निर्धारित है। पहला डेट है 11 मई हर साल का और उसके 6 महीना के बाद दूसरा डेट है 11 नवंबर। इस 2 दिन ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि 11 मई तक पहले 6 मंथ का और उसके बाद 11 नवंबर तक दूसरे 6 मंथ का रिटर्न हमें फाइल कर देना होता है। हमें 2-4 दिन पहले ही फाइल कर दिया जाना चाहिए ताकि अंतिम डेट के भाग दौड़ से हम बचे हुए रहें। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि इस प्रकार के डिटेल्स को मैंने ईएसआई और ईपीएफ दोनों के डिटेल्स के मैंने बहुत नट सेल में समझाने का आपको कोशिश किया है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम अपने संस्था को ईएसआई और ईपीएफ में रजिस्टर्ड कैसे करें। तो पहले ये ऑफलाइन स्कीम हुआ करता था जिसमें 10 दिन से लेकर के महीना 2 महीना तक भी लगता था और बहुत ऑफिस के चक्कर लगाने होते थे, बाबुओं को खुश करना होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बहुत आसान तरीका कर दिया है। आपको श्रम सुविधा पोर्टल जो भारत सरकार का एक वेबसाइट है, उस श्रम सुविधा पोर्टल पर जा कर के आप अपने संस्था को खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने ये लिंक आपको यहाँ पर दिखाया है। आप registration.samsuvidha.gov.in पर जाकर अपने यूनिट को रजिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ जिसका उद्देश्य ईएसआई और ईपीएफ को नट सेल में समझना था। अब अगली वीडियो में मैं एक रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगा कि ईएसआई और ईपीएफ में अपने संस्था को कैसे रजिस्टर करते हैं।
दोस्तों, ईएसआई और ईपीएफ से संबंधित अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवालों को लिखें। मैं हर सवाल का जवाब बिल्कुल देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।